हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अभी हाल ही परीक्षाओं में जिन नए प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो नए प्रश्न हैं समाजशास्त्र से जुड़े हुए, उन्हें इन क्लासेस में कराया जाएगा। एंड टोटल जो नए प्रश्न हैं, ये नए प्रश्नों की जो श्रृंखला सीरीज चल रही है उसमें टोटल 500 ठीक है, 500 प्रश्न कराए जाएंगे आपको। क्लास शुरू हो से पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वन लाइनर वाले भी नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है नोट्स। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट के बारे में जितने भी बच्चे पूछ रहे थे, ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 1000 है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में भी टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। राजस्थान का प्रैक्टिस सेट भी जीएस का आ चुका है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। उस पर आप मैसेज करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे मैसेज करने को कहा जा रहा है तो मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कॉल मत करिएगा, ठीक है। बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है सबसे बात करने का, तो आप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं। ऑप्शंस में है एच मेन, एच स्पेंसर, एच हाइमन, हॉबेल। बताइए इनमें से किस समाजशास्त्री का यह तर्क है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हेनरी मैन होगा। हेनरी मैन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हेनरी मैन ने समाज के दो प्रकार बताए थे, ठीक है। हेनरी मैन ने समाज के दो प्रकार बताए थे। एक तो था परिस्थिति समाज, एक था परिस्थिति समाज, और दूसरा था संविदा समाज या अनुबंध वाला जो समाज है, ठीक है। परिस्थिति समाज की बात करें तो इन्होंने परिस्थिति समाज को ग्रामीण समाज बताया। उसका जो उदाहरण है ये ग्रामीण समाज सरल समाज होता है। और भारतीय समाज में हेनरी मैन ने कहा, भारतीय समाज जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, ये जाति यानी कास्ट सिस्टम पर आधारित जो समाज है, भारतीय समाज में जो जातीय व्यवस्था पर आधारित समाज देखने को मिलता है, इसे परिस्थिति समाज कहा, ठीक है। तो भारतीय जातीय व्यवस्था पर आधारित समाज को परिस्थिति समाज किसने कहा है? हेनरी मैन ने कहा है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और संविदा समाज, अर्जित संविदा समाज पर इन्होंने कहा कि ये अर्जित समाज, जो अर्जित परिस्थिति होती है उसको महत्व देता है, ठीक है। संविदा समाज अर्जित परिस्थिति को महत्व देता है। और जैसे हम इसको उदाहरण जो इन्होंने हेनरी मैन ने दिया है, पश्चिमी समाज वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज है, वो इसमें इन्होंने संविदा समाज में उसकी पश्चिमी समाज की बात की है। ये बात याद रखिएगा, हेनरी मैन के द्वारा की गई है। स्पेंसर की बात की जाए तो स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए हैं। ये आपको बताया जा चुका है कई बार, ठीक है। दो प्रकार बताए हैं। एक तो सैनिक समाज या शिकारी समाज हो जाएगा, सैनिक या शिकारी समाज हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा इनका औद्योगिक समाज। दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ध्यान रखिए, दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हर्बर्ट जी गेंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं। निम्न में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? ऑप्शंस में है नृजाति, शहरी, वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशस। बताइए हर्बर्ट जे गेंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, इनमें से कौन उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है? उनके द्वारा किसकी बात नहीं की गई है, ये बताना है।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही जो आंसर है वो विकल्प ए, ऑप्शन ए नृजातीय शहरी हो जाएगा। ठीक है, नृजातीय शहरी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीकरण की बात की जाए, नगरीकरण की बात की जाए तो जो नगरीकरण की अवधारणा है, ठीक है, नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये याद रखिएगा। नगरीकरण की अवधारणा लुई वर्थ ने दी है। ठीक है, नगरीकरण की अवधारणा लुई वर्थ ने दी है और नगरीकरण से संबंधित इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं नगरीकरण से संबंधित? 3 तत्व बताए हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या का आकार हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या का आकार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व। दूसरा क्या होगा? जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या की विषमता। ठीक है, जनसंख्या की विषमता हो जाएगा। ये 3 तत्व नगरीकरण से संबंधित किसके द्वारा बताए गए हैं? हर्बर्ट जे गेंस के द्वारा बताए गए हैं। और नगरीयता को कहा है कि नगरीयता जीवन की शैली है। ठीक है, नगरीयता एक जीवन शैली है, इस तरीके से आता है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नगरीयता को जीवन शैली कहा है और नगरीकरण की अवधारणा, घेटू की अवधारणा इन्होंने दी है। जीवन या फिर नगरीयता जीवन का एक ढंग है, इस तरीके से पूछा जाता है। नगरीयता जीवन का ढंग है, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। और नगरीयता की जो इन्होंने विशेषताएं बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर नगरीयता इन्होंने बताई है। ठीक है, नगरीयता की जो विशेषताएं बताई हैं उसमें पहला जो हो जाएगा विषमता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विषमता हो जाएगा। विषमता हो जाएगा, निर्भरता है। और दूसरी तीसरी हो जाएगी दिखावापन। ठीक है, दिखावापन हो जाएगा। ये 3 विशेषताएं हैं जो कि नगरीयता से संबंधित लुई वर्थ ने बताई हैं। नगरीयता, नगरीकरण, घेटो, ये सारी अवधारणाएं लुई वर्थ के द्वारा दी गई हैं। पूछा जाता है किन विशेषताओं या किन तत्वों की बात लुई वर्थ द्वारा की गई है या किसकी बात नहीं की गई है। नगरीयता एक जीवन शैली है, नगरीयता जीवन का ढंग, इस तरीके से कथन दे दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं उन्हें नोट कर लिया करिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया था कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबंध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था? पॉल ब्रास, जी एम भल्ला, ए रुद्रा, जे मोहन राव यहाँ पर विकल्प हैं। हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबंध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था, यह किसका कहना है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? ए रुद्रा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अगर बात की जाए हरित क्रांति की, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। याद रखिएगा, विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति या वैश्विक हरित क्रांति के जनक कौन है, इस तरीके से पूछा जाए तो अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? या भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट था जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है? ऑप्शंस में है एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकिम मेरिट, आर रेडफील्ड। बताइए, ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किसने दिया? यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा?
विकल्प बी होगा एससी दुबे। ठीक है, एससी दुबे होगा ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। परंपराएं कितनी बताई हैं इन्होंने, 6 बताई हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगा, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगा, राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगा, स्थानीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा हो जाएगा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगा, सॉरी परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पश्चिमी परंपरा की बात की है, पश्चिमी परंपरा और शास्त्रीय परंपरा। ठीक है, ये 6 प्रकार बताए हैं परंपरा के, राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, पश्चिमी परंपरा और शास्त्रीय परंपरा। ठीक है, इसे इनका 6 परंपरा का वर्गीकरण या बहुल परंपरा, ठीक है, बहुल परंपरा इस तरीके से आता है कि बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट किसका है, या एस टी दुबे द्वारा कौन सी परंपरा की बात की गई है, कौन सी परंपरा की बात नहीं की गई, इस तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो इन्होंने परंपरा के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो उन्होंने लघु परंपरा बताया, लघु परंपरा। ठीक है, एक इन्होंने लघु परंपरा बताया और दूसरा इन्होंने वृहद परंपरा बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, वृहद परंपरा, लिटिल लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और इनकी आलोचना में, रॉबर्ट रेडफील्ड की आलोचना में दुबे का कहना था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं होगा कि यहाँ पर मात्र 2 परंपराएं पाई जाती हैं। भारत जैसे विविधता देश में इन्होंने कहा था कि यहाँ पर 6 तरह की परंपराएं पाई जाती हैं। इसको ही बहु परंपरा या बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट बोला है, उसका नाम दिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हो। और अगर हम बात करें दुबे का, ठीक है, एससी दुबे का, तो इनका शामीर पेट और सोनपुर, ठीक है, पर अध्ययन रहा है। ठीक है, और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बताया जा रहा है, शामीर पेट एंड सोनपुर पर इनका अध्ययन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, या कथन किसका है। विकल्प में यहाँ पर एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे, डी पोकारक यहाँ पर दिए गए हैं। सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, या कथन किसका है। कौन सा यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की जाए तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की है। यहाँ पर ये जो कथन है वो योगेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। किसे कहा है, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण को। और संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया बताया इन्होंने। ठीक है, ये याद रखिएगा, संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ये योगेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है। परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निर्जातीयता से तात्पर्य है अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। निर्जातीयता से तात्पर्य क्या है, कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है, वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, यह इंगित करता है। विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, यह किसको दर्शाता है।
यहाँ पर सही होगा संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मार्क्स की बात की जाए, कार्ल मार्क्स ने संरचना के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, संरचना के दो प्रकार बताए थे। एक तो है इनका अधोसंरचना का, ठीक है, अधोसंरचना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या हम सब स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर हो जाएगा। और दूसरी की बात करें तो ये अधिसंरचना हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अधोसंरचना की, तो कार्ल मार्क्स ने अधोसंरचना में उत्पादन प्रणाली की बात की है। ठीक है, उत्पादन प्रणाली की ये बात करते हैं। अब उत्पादन प्रणाली में ये उत्पादन के जो संबंध है, ठीक है, साधन शक्ति, उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध की बात करते हैं। और जो सुपर स्ट्रक्चर है, अधिसंरचना है, इसमें कार्ल मार्क्स धर्म, कानून, शिक्षा, ठीक है, धर्म, कानून, शिक्षा, नातेदारी, संस्कृति, इन सब की बात करते हैं इसमें। ठीक है, और इनका ये कहना था अधोसंरचना, इस तरीके से पूछा जाता है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ये किसका कहना है? ठीक है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, किसका कहना है? या अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है, या अधोसंरचना में परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है, इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न में। तो दो तरह की संरचना की बात, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने निम्न अध्ययन किया है: श्वेतपोशी अध्ययन, साइबर अपराध, कॉर्पोरेट अपराध, संगठित अपराध। बताइए, गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने निम्न में से किसका अध्ययन किया है? गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने निम्न में से किसका अध्ययन किया है? कॉर्पोरेट अपराध का। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न के संदर्भ में निर्जातीयता। अब निर्जातीयता को कौन यहाँ पर सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? देखिए, आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और आर्थिक अर्जित आर्थिक विशेषताएं, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। सही होगा आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? एम.एस. राव, घनश्याम शाह, के.एस. सिंह, एस. फॉक्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ट्राइबल्स मूवमेंट्स इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? के.एस. सिंह की हो जाएगी। के.एस. सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया है, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया है, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया है एक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के शुट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में है जीवन विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिवृत्ति, कृत्रिमता, अन्य विश्व और अंतर आत्मनिष्ठता, अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन विश्व और सांस्कृतिक विश्व, जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। प्रघटना शास्त्र में शुट्स ने किसकी बात की है? यहां पर विकल्प होगा डी, जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति की बात की थी। ठीक है, यहां पर विकल्प डी हो जाएगा सही।
प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? पार्सन्स, आर के मर्टन, डब्ल्यू ई मूर, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है? ऑप्शंस में है सर्वहाराकरण, बुर्जुआकरण, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर होगा आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, सर्वहाराकरण की बात की जाए तो सर्वहाराकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। सर्वहाराकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। बुर्जुआकरण की अवधारणा की बात करें, एक किसी ने, हाँ, प्रैक्टिस सेट लिया था मेरा, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें इस तरीके से प्रश्न शामिल था। उसमें उन्होंने बोला है, और ये हालांकि ये परीक्षा यहाँ पर क्लासेस में भी बताया गया है कई बार, बुर्जुआकरण का कॉन्सेप्ट किसका है, वो कंफ्यूज थे और उन्होंने बोला कि बुर्जुआकरण की अवधारणा मार्क्स से है। तो आप लोगों को जो क्लास में बताया जाता है उसे ध्यान से सुना करिए। आपका फिर क्लास करने का कोई फायदा ही नहीं है जब आप सही से सुनते नहीं है। मेरा फिर बताने का कोई मतलब भी नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप उन्हें ध्यान से सुनते भी नहीं है। उनके नोट्स तो दूर की बात है, आप सुन भी नहीं रहे हैं। ठीक है, जो भी बताया जाता है अच्छे से उसे नोट कर लिया करिए और उसका रिवीजन उसे पढ़ते रहा करिए। इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बताया जाता है। थोड़ा सा फिर अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बुर्जुआ वर्ग की जो बात है वो कार्ल मार्क्स ने की है। बुर्जुआकरण की अवधारणा की बात की जाए, ठीक है, तो ये गोल्डथोर्प की द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, गोल्डथोर्प ने बुर्जुआकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, जब होता क्या है बुर्जुआकरण, जब श्रमिक वर्गों की स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है, या हम कहें कि मध्यम वर्ग के जो लक्षण हैं जब वह निम्न वर्ग में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन आने लगता है, बेहतर स्थिति होने लगती है, उसको ही गोल्डथोर्प ने बुर्जुआकरण कहा था। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? गोल्डथोर्प का हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का नहीं है। संस्कृतिकरण की बात की जाए, आप जानते हैं श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की बात की गई है। आधुनिकीकरण की अवधारणा भी श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि विद्यालय बच्चे को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं? ऑप्शंस में है दुर्खीम, पार्सन्स, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस। विद्यालय बच्चे को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। दुर्खीम, पार्सन्स, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर पार्सन्स सही है। इन्हें संरचनात्मक प्रकारवादी, संरचनात्मक प्रकारवादी प्लस आदर्शवादी, आदर्शवादी प्रकारवादी प्लस क्रियावादी सिद्धांतकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रकारवादी पूछा जाता है ना, मैलोनोवस्की का व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसे कहा जाता है, तो पार्सन्स का भी याद रखिए। संरचनात्मक प्रकारवादी, आदर्शवादी प्रकारवादी, क्रियावादी सिद्धांतकार के नाम से ये प्रसिद्ध है पार्सन्स। इनके समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो है सामाजिक क्रिया पर, सोशल एक्शन पर है, दूसरा सामाजिक व्यवस्था पर है, तीसरा प्रकारवाद पर है, फंक्शनलिज्म पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतर क्रियाओं के रूप में की थी? विकल्प में यहाँ पर है विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, AR देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प हैं। इनमें से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूह के मध्य प्रतिमानित अंतर क्रियाओं के रूप में की है? विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, AR देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर बात की जाए
जजमानी व्यवस्था की अवधारणा के जनक कौन है, किसने अवधारणा दी? यह सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात किसके द्वारा की गई है? विलियम वाइजर के द्वारा की गई है। इनका अध्ययन उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है विलियम वाइजर का। वहां पर अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी और जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था, ठीक है, जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। जो सेवा लेने वाली जाति है, ठीक है, सेवा लेने वाली जाति, उसको जजमान कहा था या यजमान कहा था, और सेवा देने वाली, जो सेवा दे रही है, सेवा कर रही है, सेवा देने वाली जाति, उसको, उसके लिए कमीन शब्द का प्रयोग वाइजर ने किया था, ठीक है। यहां पर विलियम वाइजर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी बुक है और ये 1936 में आती है। 1936 में यह पुस्तक आती है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में फार्मर्स मूवमेंट्स की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिधान, भूमि वितरण, बिजली परिधान। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? किसान आंदोलन की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? सही यहाँ पर विकल्प होगा भूमि का वितरण, ठीक है, भूमि का वितरण होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, डेनियल थानर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? विकल्प में मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर दिया गया है। डेनियल थानर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? तो किसकी बात डेनियल थानर के द्वारा नहीं की गई है? यहां पर सही हो जाएगा जमींदार। मालिक, किसान, मजदूर की बात की थी, जमींदार की बात डेनियल थानर ने नहीं की थी, विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्न में से कौन प्रबल रूप से संबंधित नहीं है? आइए देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, वन उपज का एकत्रीकरण तथा कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन, पशुपालन तथा वन उपज का एकत्रीकरण, घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। बताइए सही यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य, ठीक है, घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी या किसका विचार है? जेएस मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी हंटिंगटन, एमाइल दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी या किसका विचार है? यहाँ पर सही होगा सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन यहाँ पर है और इनका कहना था कि युद्ध देशों में ना होकर के संस्कृतियों के बीच में हमें युद्ध देखने को मिलेगा, ठीक है, युद्ध देशों के बीच में हमें नहीं देखने को मिलेगा बल्कि संस्कृतियों के बीच में हमें युद्ध देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर देखिए 1955 है, 1956, 1961 और 1973 दिया गया है। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर 1955 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है? ऑप्शंस में है मैडजन, अंबेडकर, घुरिये, बर्गर। पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है। यहां पर सही हो जाएगा
ऑप्शन सी घुरिये, ठीक है, घुरिये होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था की बात की थी, ठीक है, जाति व्यवस्था की बात सबसे पहले घुरिये के द्वारा की गई थी। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी पुस्तक है। व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था की बात की थी और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी बताई थी, और जिसमें अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था के दूर करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि जो अस्पृश्यता है वो जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया है, तो घुरिये ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जाति व्यवस्था को अगर हमें खत्म करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए। ये अंबेडकर और घुरिये दोनों का विचार था। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? यहां पर सही हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने किया था सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग। प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? कितने शामिल थे? 429। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1975, 1976, 1978 या फिर 1980? भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? सही यहाँ पर होगा 1976, ठीक है, 1976 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक नियोक्ताओं के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस में है सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, संपत्ति संबंधी नियोक्ता, सामाजिक संपर्क पर रोक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक नियोक्ताओं के अंतर्गत नहीं आता है, यह पूछा जा रहा है। तो यहां पर सही होगा विकल्प सी, संपत्ति संबंधी नियोक्ता, ठीक है, सी यहां पर सही है। प्रश्न है, जनजाति लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और उन्हें छिटपुट वन उत्पादों तथा अपनी जरूरत से अधिक कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ट्राइफेड के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका गठन कब किया गया? ट्राइफेड का गठन पूछा जा रहा है कब किया गया। अब देखिए, ट्राइफेड का उद्देश्य पूछा जा सकता है, किस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था? तो जनजाति लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए, उन्हें वन उत्पादों और उनकी जरूरत से अधिक कृषि उपज का लाभ प्रदान करने के लिए, उचित मूल्य प्रदान हो, इसके लिए जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये उद्देश्य भी याद कर लीजिएगा। देखिए, इस तरीके से स्टेटमेंट देकर के प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर 1987 होगा, 1987 में किया गया था ट्राइफेड का गठन, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना का संबंध क्या था? महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और संबंध व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग मुहैया कराना है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, धन का प्रवाह सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत और सामाजिक कोशिका का सिद्धांत। वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा सिद्धांत है? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है। अच्छा, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? जनगणना 2011 की है, निम्न दिए गए राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो केरल की थी, केरल यहाँ पर होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं।
सही विकल्प होगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।